डेफिनेटली लेस देन 1, तो m जो है वो ग्रेटर देन m0 आ जाएगा। तो अगर पार्टिकल मूविंग स्टेट में है तो उसका मास जो है वो उसके स्टैटिक मास से ज्यादा मिलेगा, मतलब मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। और जितना ज्यादा ये v होगा, v जितना ज्यादा होगा ये क्वांटिटी 1 से उतना छोटा हो जाएगा, और 1 से जितना ज्यादा छोटा होगा मास उतना बढ़ते जाएगा। खैर हम लोग को जिससे मतलब उस पर बात करते हैं। तो हम लोग कभी इस इक्वेशन को क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? क्यों हम लोग मास का वेरिएशन स्पीड के साथ कभी नहीं कंसिडर किए? वो इसलिए नहीं किए क्योंकि हम लोग को कभी इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा। वो इसलिए नहीं पड़ा ना क्योंकि हम लोग जिस स्पीड से नॉर्मली डील करते हैं वो स्पीड इस लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में, ये v/c वाला टर्म है ना, ये नियरली 0 हो जाता है। 100 मीटर पर सेकेंड भी अगर है ना तो ये 100 है और ये नीचे 10⁸ है, समझ रहे हो? फिर उसका स्क्वायर और हो रहा है तो ये क्वांटिटी एकदम ही नेग्लिजिबल हो जाता है ना। कोई 1000 मीटर पर सेकेंड से भी दौड़ रहा हो ना, 1000 मीटर पर सेकेंड बहुत हाई स्पीड का बात कर रहे हैं, 1000 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा हूं ना, मतलब ऐसा समझ लो कि साउंड का स्पीड 320-330 के आसपास होता है एयर में, उसके 3 गुना स्पीड का हम बात कर रहे हैं। 1000 मीटर पर सेकेंड से भी कोई दौड़ रहा हो तो उसके लिए भी ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, खत्म, कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग इन जनरल कभी भी मास का वेरिएशन स्पीड के साथ नहीं लेते हैं क्योंकि ये टर्म नेग्लिजिबल है। क्योंकि v जो है वो c से बहुत छोटा है, स्पीड ऑफ लाइट से किसी भी चीज का वेलोसिटी बहुत ही छोटा है। मान लो अगर v c के कंपेरेबल होने लगे, है ना, v अगर c के कंपेरेबल होने का कोशिश करेगा तो फिर ये क्वांटिटी कुछ कंसिडरेशन में आ जाएगा, और अगर कंसिडरेशन में आ जाएगा तब हमको मास का वेरिएशन कंसिडर करना पड़ेगा, तब मास एक्चुअली में वेरी करता हुआ दिखेगा, लगेगा। यहां पर वही हो रहा है। ये 10⁸ में है, हम बोल रहे हैं मान लो ये डिवाइस 10⁶ तक पहुंचा दिया और ज्यादा पहुंचाने लग रहा है ना। तो अब क्या है कि अब जो ये टर्म है ना, इसकी वजह से जो स्लाइट चेंजेस भी आ रहा है अब वो कंसिडर हो रहा है। क्यों? अगर v जो है 10⁶ तक पहुंच गया और बढ़ने का कोशिश कर रहा है तो अब ये v c के कंपैरिजन में जाने का कोशिश कर रहा है, तो अब मास का वेरिएशन का इफेक्ट दिखने लगेगा, थोड़ा ही सही लेकिन दिखने लगेगा। तो इससे होगा क्या? मतलब मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करने लग गया। अब देखो, अगर मास स्पीड पे डिपेंड करने लग गया तो इसका जो चक्कर काटने का समय था, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2πm/cube। अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए ये वाला आधा चक्कर, ये वाला आधा चक्कर, ये वाला आधा चक्कर सब बराबर समय ले रहा है। लेकिन अब टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंडेंट है क्योंकि ये मास में स्पीड का टर्म आ गया, और अगर टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंडेंट है तो अब हर बार आधा चक्कर काटने का समय सेम नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये मास के साथ, मास जो स्पीड के साथ वैरी कर रहा है। तो अब इधर आधा चक्कर काटना समय, हर बार आधे चक्कर काटने का समय सेम नहीं रहा, और जब सेम नहीं रहा, हम तो इसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट किए हुए हैं, तो अब क्या होगा कि वो अगर हर बार आधा चक्कर में बराबर समय नहीं ले रहा है और ये एक सर्टेन टाइम के बाद फ्लिप कर रहा है तो तालमेल गड़बड़ा जाएगा। तालमेल गड़बड़ाएगा तो ऐसा होगा कि भाई ये घूमकर इधर आया और पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अभी इधर ही है, ठीक है, तो एक्सेलरेट कराने के बजाय रिटार्ड कराने लगेगा, तो अंदर अजीब सा सिचुएशन होने लगेगा। कभी पता चला कि एक्सेलरेट करा रहा है, कभी रिटार्ड करा दे रहा है ना। तो तालमेल गड़बड़ा गया, और तालमेल गड़बड़ा गया तो फिर तो गया, फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता। पूरा जो डिवाइस का फंक्शनिंग था, जो उसका प्रिंसिपल था, वही ब्रेक हो चुका है। तो जब तक स्पीड कम है तब तक ये मास का वेरिएशन नेग्लिजिबल है, जो कि एकदम कंसिडर ही नहीं हो रहा है। तो बहुत हाई स्पीड पर ये कंसिडरेशन में आने लगा, और जो तालमेल था चार्ज पार्टिकल के रोटेशन और इसके स्विच करने के फ्रीक्वेंसी में, वो तालमेल गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए
एक सर्टेन स्पीड से लगभग 10⁶ के ऑर्डर का रहता है, उससे आगे ले जाना पॉसिबल नहीं है साइक्लोट्रॉन से। साइक्लोट्रॉन से हम लोग, एक और दिक्कत है साइक्लोट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन से हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है इलेक्ट्रॉन के साथ में? इलेक्ट्रॉन के साथ एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, समझना इलेक्ट्रॉन के साथ दिक्कत क्या है। इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग एक्सेलरेट कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम प्रोटॉन से कंपेयर करें, मान लो प्रोटॉन के मास से लगभग 2000 गुना, ऑलमोस्ट 2000 गुना छोटा होता है। ठीक है, 2000 टाइम्स छोटा है इलेक्ट्रॉन का मास। तो उसी स्पीड तक पहुंचाने के लिए, अगर हम एक प्रोटॉन को किसी स्पीड तक पहुंचाए हैं, कोई भी स्पीड 10⁵, 10⁶, तो उसी स्पीड तक अगर हमको पहुंचाना है, अब समझना Q/V/R/m, जो बात बताने जा रहे हैं ध्यान से, कि क्यों इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेलरेट नहीं करा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना इससे पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो जो है सबके लिए सेम है ना। अब क्या है कि अगर हम प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराए, ठीक है, अगर हम उतना ही स्पीड किसी इलेक्ट्रॉन को देना चाह रहे हैं तो चार्ज तो वही है, लेकिन अगर ये मास 2000 गुना छोटा हो गया तो अब ऊपर वाला क्वांटिटी भी 2000 गुना छोटा हो जाना चाहिए। चार्ज वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस दोनों को छोटा करो। ठीक है, तो हम एक बार इस पे साइज पे बात करते हैं। अगर ये क्वांटिटी उतना ही है, इलेक्ट्रॉन का मास 2000 गुना छोटा है, तो रेडियस को हमको 2000 गुना छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस 2000 गुना छोटा हो जाएगा, तब ये डिवाइस इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन को उसी स्पीड पे पहुंचा सकता है जिस स्पीड पे एक प्रोटॉन को पहुंचा रहा है। अब 2000 गुना छोटा, मान लो साइक्लोट्रॉन का जो साइज है, सपोज वो 1 मीटर रेडियस का है, इतना बड़ा डिवाइस है ना। ऐसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो साइक्लोट्रॉन में बहुत सारा चीज लगा हुआ होगा, बहुत सारा कंपोनेंट जुड़ा हुआ होगा, सबका अपना कुछ साइज है। ये वेलोसिटी, ये ऑसिलेटिंग सोर्स लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, तो डी का रेडियस मान लो 1 मीटर है। तो 1 मीटर अगर है प्रोटॉन के लिए, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ये बनाएंगे तो उससे 2000 गुना छोटा, एक बार 1000 ही मान लें, तो अब डी का रेडियस कितना होना चाहिए? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर रेडियस का मतलब जो साइक्लोट्रॉन का जो साइज है उसको तुमको एकदम मिनिएचर लेवल पे लाना होगा, सब चीज, और अंदर सारा कंपोनेंट एकदम छोटा। तो इतना छोटा डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं। फिर वो उसमें तो बहुत सारा अंदर चीज लगा हुआ है ना, तो जब इसका साइज 1 mm हो जाएगा, तो जो अंदर और छोटा छोटा पार्ट्स लगा होगा उसका साइज हमको कहां तक पहुंचाना होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है कि उसी स्पीड तक ले जाने के लिए इस डिवाइस का साइज बहुत ही छोटा करना पड़ेगा, इतना छोटा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि उस डिवाइस को बनाया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है तो साइक्लोट्रॉन उसके लिए सही डिवाइस नहीं है। कोई बोलेगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दें, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्चुअली में तो हम बी को हम कांस्टेंट माने, तो हमको बी और आर का प्रोडक्ट को हमको कम करना है, लेकिन अल्टीमेटली उस पर भी एक लिमिट है। हम कुछ बी को कम करेंगे और कुछ रेडियस को कम करेंगे, तो अल्टीमेटली दोनों को अगर कम करेंगे तब भी साइज इतना छोटा करना पड़ेगा। बी को भी अगर हम दोनों चीज को कम करें सो दैट हमको आर को ज्यादा ना घटाना पड़े, उसके बावजूद भी इसका साइज इतना छोटा हो जाएगा कि प्रैक्टिकली वो डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना है तो क्या? तो उसके लिए एक डिवाइस यूज होता है बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन उसके लिए यूज होता है, जो कि हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बट ऐसे ही बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दिए हैं
कि उसके लिए एक अलग डिवाइस यूज होता है। तो चलते हैं आगे, हेडिंग डालेंगे लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स। अभी लॉरेंज फोर्स क्या है, देखो इसको QE वेक्टर प्लस Q V क्रॉस B। किसी भी पार्टिकल पर लगने वाले नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिलाकर, तो किसी भी पार्टिकल पर लगने वाले नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B। अब ये लॉरेंज फोर्स का कुछ खास बात है, क्या? इट इज अ फंडामेंटल फोर्स। क्यों फंडामेंटल? क्योंकि लॉरेंज फोर्स एक्चुअली में क्या है, किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ charge particle is called Lorentz force. It is a fundamental force. ये फंडामेंटल फोर्स है। क्यों? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फंडामेंटल होता है। दुनिया में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जिसमें से वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस की दुनिया के फोर्सेस हैं। ये तभी एक्ट करते हैं जब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस फर्मी के ऑर्डर का रहता है, और इतने कम डिस्टेंस पे दो पार्टिकल सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का डे टू डे लाइफ में या इन जनरल कभी भी हम लोग को एग्जिस्टेंस नहीं दिखेगा। हमको अपने आसपास जितना भी फोर्स दिख रहा होता है, या तो वो ग्रेविटेशनल नेचर का होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, ये फंडामेंटल फोर्स है क्या चीज? फंडामेंटल फोर्स मतलब जो 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स के लगने के कारण के बेसिस पर कि उसके बेसिक में क्या है, फोर्स लगने के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से लगता है? मास की वजह से, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल का मास। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन से प्रॉपर्टी की वजह से लगता है? चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स भी किस प्रॉपर्टी की वजह से लगता है? चार्ज। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दो अलग अलग फंडामेंटल फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के लगने के लिए जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है वो सेम है, और वो प्रॉपर्टी है चार्ज, ठीक है। तो ये एक ही फोर्स का दो अलग अलग कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। मिलाकर जो फोर्स बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसको हम लोग फंडामेंटल फोर्स बोल रहे हैं। तो ये एक फंडामेंटल फोर्स हो गया। तो इसके लगने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है चार्ज। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए है मास। और जो हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का बात कर रहे हैं, इनके लगने के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ना तो मास है ना चार्ज है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये फिर ये अलग टाइप का फंडामेंटल फोर्स नहीं होता। तो उसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। बस हम लोग ये समझ रहे थे कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। तो फंडामेंटल फोर्स जब भी बोलते हैं तो ऐसा फोर्स है ना, जिसके मतलब ये जो डिवीजन है वो डिवीजन
उसके लगने के बेसिस पर बनाया गया कि उस कोई भी फोर्स किस प्रॉपर्टी की वजह से लग रहा है ना। दो पार्टिकल के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के लगने के पीछे रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी क्या है, फैक्टर क्या है। तो अब ये जितना भी फोर्स है ना, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, जो हम लोग क्लास 11th में मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, इन सब ये सब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। सबका ये सारे फोर्सेस का फंडामेंटल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हम लोग का जो वेट है जो अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है वो ग्रेविटेशनल नेचर का है। ठीक है, तो ठीक है, इट इज अ फंडामेंटल फोर्स। दूसरा बात, इट इज independent of frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये इंडिपेंडेंट है। क्यों? कोई ये किसी भी फंडामेंटल फोर्स का बात है, फंडामेंटल फोर्सेस जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो लॉरेंज फोर्स है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है। अब एक चीज समझना, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स तो फ्रेम डिपेंडेंट है, हम लोग जानते हैं, इस पे हम लोग बात किए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी फ्रेम डिपेंडेंट होता है। हालांकि इस पर हम लोग कभी कोई डिस्कशन किए नहीं है और ना हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि ये हम लोग के स्कोप से बाहर का बात है। बट ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही इंडिविजुअली फ्रेम डिपेंडेंट है, लेकिन दोनों का सम नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फ्रेम से इंडिपेंडेंट है। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति देख रहा है उसके रेस्पेक्ट में कुछ मैग्नेटिक फोर्स है, कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स है, किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा तो पक्का है कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ा हुआ दिखेगा। क्यों? ताकि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सेम आ सके। इस तरीके से एडजस्ट होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की एक फोर्स अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बढ़ा तो दूसरा कम हो जाएगा, या एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ जाएगा। इस तरह से कि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या कोई भी फंडामेंटल फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो बस ये लॉरेंज फोर्स के बारे में कुछ बातें थी, ये इतना ही है बस, है ना। कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि क्या है तो ये 2-3 पॉइंट हम लोग को दिमाग में होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन दिखाएगा। जैसे दो चार्ज पार्टिकल है, एक दूसरे के पैरेलल v स्पीड से जा रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है। फाइंड Fm by Fe। हमको मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो बताना है कि क्या है इन दोनों के बीच में। ये दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगा रहा होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी। तो देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r²। ठीक है, ये हो गया एक दूसरे पे लगाया जाने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसा लिख लेते हैं, एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड दे रहा होगा, दूसरा उसमें फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो देखना, जैसे इसके द्वारा यहां प्रोड्यूस किया जाने वाला अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो डायरेक्शन हम लोग V क्रॉस R से देख सकते हैं। सबसे पहले हम मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड बताए थे इस चैप्टर में। तो V क्रॉस R करेंगे, V क्रॉस R इनवर्ड आ रहा है, तो इस चार्ज के द्वारा यहां जो फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो इनवर्ड है। ये फॉर्मूला था μ0/4 पाई QV sin थीटा अपॉन R²।
मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो V क्रॉस R अपॉन R क्यूब। तो ये एक मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड था। तो इसके द्वारा जो यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो इनवर्ड है। तो फोर्स कितना लग रहा होगा? Fm इज इक्वल्स टू, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो Q इंटू V इंटू B, V और B के बीच का एंगल 90 दिख रहा है, तो QVB साइन 90। Fm इज इक्वल्स टू Q इंटू V, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना होगा? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QV साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड में जो थीटा है ये V और R के बीच का एंगल है, ये R हो गया, ये V हो गया, QV साइन थीटा बाई R स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट QV अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। रख देते हैं इसको, म्यू नॉट QV अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। So Fm is equals to mu naught Q square V square upon 4 pi R square। इन दोनों का रेशियो लेना है, Fm अपॉन Fe। तो Fm अपॉन Fe कर दें, म्यू नॉट Q स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। Fm और Fe का वैल्यू डाल दिए। Fm कैसे निकाले हैं? इसके द्वारा यहां जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है तो QVB ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, या तुम ऐसे भी कर सकते थे, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां देख लो और उस पर फोर्स लिख दो QVB साइन 90, कैसे भी एक ही चीज आएगा। अब ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर, तो अपने पास एक्सप्रेशन बचा Fm अपॉन Fe इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू V स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला बता रहे हैं जो हम लोग आगे ऑप्टिक्स में भी देखने वाले हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो है उसका फॉर्मूला 1 बाई, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है c, दैट इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का वैल्यू देखोगे तो 1 बाई सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो Fm अपॉन Fe इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये रेशियो आ गया, अब समझ में आ रहा है। C तो स्पीड ऑफ लाइट है और V चार्ज पार्टिकल का स्पीड है। ये V कितना भी हो C से अल्टीमेटली बहुत छोटा ही रहने वाला है। तो ये कंपैरिजन दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो दो पार्टिकल के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स से बहुत ही कम है। Fm इज मच मच लेस देन Fe। ये रेशियो 1 से बहुत ही छोटा आ रहा है। चलते हैं आगे। अभी तक हम लोग फोर्स का बात कर रहे थे चार्ज पर। हम लोग जब फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो हम लोग फील्ड दो टाइप के ऑब्जेक्ट की वजह से देखे थे। एक तो चार्ज, मूविंग चार्ज की वजह से, या फिर करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। ये दो बेसिक ऑब्जेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला, मूविंग चार्ज या फिर करंट कैरिंग एलिमेंट। तो फोर्स भी ये दोनों एक्सपीरियंस करेगा। मूविंग चार्ज पे तो फोर्स देख लिए, करंट कैरिंग एलिमेंट पे फोर्स देखते हैं। हेडिंग डालेंगे। एक तरह से आप समझ लो हम लोग फोर्स के सेकंड पार्ट में हैं। अभी मूविंग चार्ज पर फोर्स देखे, अब करंट कैरिंग एलिमेंट पर। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग एलिमेंट। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग एलिमेंट।
एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, इसका हम एक टुकड़ा लिए dl, यहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B, किसी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया होगा। हमको देखना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एलिमेंट कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हम इसको dl वेक्टर बोलेंगे और इसका dl इस टुकड़े का लेंथ हो गया और dl वेक्टर में इसका डायरेक्शन वही होगा जो इस एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन है, तो ऊपर जा रहा है करंट। इस एलिमेंट के अंदर मूविंग चार्ज है और जब मूविंग चार्ज है तो उस पर फोर्स लग रहा होगा। अब ऐसे मूविंग चार्ज है कहां? एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इक्विवेलेंटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन कहा जाता है। तो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है या इक्विवेलेंटली पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली चार्ज मूव कर रहा है। तो अब फोर्स लिखते हैं। इतने के अंदर अगर dq चार्ज मूव कर रहा होगा, है ना, dq चार्ज मूव कर रहा है, तो इस पे लगने वाला फोर्स dF इज इक्वल्स टू dq। कितने स्पीड से मूव कर रहा है? ड्रिफ्ट स्पीड से। तो dq इंटू vd इंटू b इंटू साइन थीटा, qvb साइन थीटा। उस dl एलिमेंट के अंदर फ्री चार्ज dq है, तो dq इंटू v का वैल्यू vd इंटू b इंटू साइन थीटा। अब ये dq कितना है देखना, dq इसके अंदर मौजूद फ्री चार्ज है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a इंटू dl, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये इसका वॉल्यूम हो गया। इतना वॉल्यूम है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए छोटा n से। ये छोटा n क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इतने वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा? ये आ गया n इंटू ADL। तो इतने वॉल्यूम में अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिल गया, फ्री चार्ज पार्टिकल्स का नंबर, कि इतना फ्री चार्ज पार्टिकल मौजूद है। और हर एक पार्टिकल पर अगर चार्ज E है तो टोटल फ्री चार्ज कितना मौजूद है? इतना। ये हो गया नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स इनटू चार्ज ऑफ वन पार्टिकल। ये हो गया dq का वैल्यू। नाउ df इज इक्वल्स टू, dq की जगह ये रिप्लेस कर देंगे NaE इंटू dl इंटू vd इंटू b इंटू साइन थीटा। अब ये वाला टर्म देखो, NaE इंटू vd। NaE vd हो गया करंट के बराबर, तो df इज इक्वल्स टू I इंटू dl इंटू b इंटू साइन थीटा। ये हो गया इस एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो df इज इक्वल्स टू I इंटू dl क्रॉस b। ये हो गया एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स। और अगर नेट फोर्स चाहिए तो इस पूरे एक्सप्रेशन को df को इंटीग्रेट कर लेंगे तो उस पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन जो है वो तो शेप और साइज पे डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला आ गया, कितना? I इंटू dl क्रॉस b। बात क्लियर है? तो अब इस फोर्स के एक्सप्रेशन का, ये जो एक एलिमेंट पे फोर्स आया है, अब अगर हमको अलग अलग शेप का वायर देगा, करंट कैरिंग वायर, तो हम लोग इससे इंटीग्रेट करके मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे।